हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 अक्टूबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप। फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसी को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल बहुत अच्छा है, पहले भी ऐसा आर्टिकल डिस्कस किया था लेकिन इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, इसलिए इसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इसमें हम इज़राइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर बात करेंगे। जो रिसेंटली एस्केलेशन ऑफ वॉर हुई है उस पर बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है ना, वेस्ट एशिया के स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक दबाएंगे और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसा एक आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यह आर्टिकल अच्छा है इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। रिसेंटली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें फैक्ट चेक यूनिट से रिलेटेड जो प्रोविज़न था IT रूल्स 2021 में, उसे स्टक डाउन किया गया है, अल्ट्रा वायर किया गया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सबसे पहले प्रोविज़न क्या था वो समझ लेते हैं। फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था PIB के अंदर। PIB IT मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसका नाम है फैक्ट चेक यूनिट। इस प्रोविज़न में ये कहा गया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि फेक घूम रही है सोशल मीडिया में, उसे तुरंत ही फैक्ट चेक यूनिट क्या करेगा, चेक करेगा कि इज़ इट राइट और रॉन्ग। अगर वो फेक होगी तो तुरंत ये जो है नोटिफाई किया जाएगा किसको, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं उनको नोटिफाई करेंगे। फेसबुक में है तो फेसबुक को नोटिफाई किया जाएगा, ट्विटर में है तो ट्विटर को नोटिफाई किया जाएगा। और जैसे ही नोटिफाई करेंगे तो दो ऑप्शन हैं अब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के पास, या तो इस कंटेंट को रिमूव करें तत्काल प्रभाव से, या फिर अपना जो सेफ हार्बर स्टेटस है उसे खो दें। इसका मतलब एक तरीके से सरकार थ्रेटन करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को। अब प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, राइट टू इंफॉर्मेशन का और राइट टू फ्री स्पीच, ये दो चीज़ हैं जो कि वॉयलेट होगी। सेफ हार्बर क्या होता है इसे समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो सरकार का व्यू है वो देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट मेड टू प्राइमरी आर्गूमेंट्स। First, it argued that the law was anything but coercive and that an intermediary was by no means compelled to act on the FCU instruction. So पहला आर्गूमेंट तो ये है सरकार का कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो फोर्स नहीं करता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को कि वो फैक्ट चेक यूनिट की बात माने। उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो बात ना माने, बस नुकसान ये होगा कि वो सेफ हार्बर का जो स्टेटस है वो चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए सेफ हार्बर स्टेटस लॉस भी हो जाता है तो वो आगे आर्बिट्रेशन, आगे अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में उसे कंटेस्ट भी कर सकते हैं। सो इतना बड़ा तो इशू है नहीं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेफ हार्बर चला भी गया तो आप आगे कंटेस्ट कर लीजिएगा और फिर आपका सेफ हार्बर आपको मिल भी सकता है अगर आप अपनी जगह सही हैं। सो पहला आर्गूमेंट ये था। नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या है गवर्नमेंट का, सेकंड, नो पर्सन एंजॉयड अ लाइसेंस टू स्प्रेड fake or misleading information and there was no constitutional protection that could be accorded to untrue speech. Therefore, according to the state, the rule fell within the government power to regulate online expression. So constitution में information के लिए राइट ज़रूर है लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने का तो राइट बिल्कुल भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो क्या है यहाँ पर, वैक्यूम है। अब वैक्यूम है तो कौन एंटर करेगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही एंटर करेगी। गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेगुलेट ऑनलाइन एक्सप्रेशन। सो जो फेक होगा, मिसलीडिंग फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन होगी, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, उसे रोक सकती है। इसलिए
फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया है। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जो तुम्हारा रूल है वो वेग है, ओवर ब्रॉड है और डिसप्रपोर्शनेट है उसके ऑब्जेक्टिव से, और इसलिए अनरीजनेबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। एक जज ने ज़रूर उससे सरकार का जो फैक्ट चेक यूनिट है उससे एग्री किया है, लेकिन दो जज ने इसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट दी है और कहा है कि ये जो सेफ हार्बर स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर सेफ हार्बर स्टेटस थ्रेटन होगा तो कहीं ना कहीं जो सिटीज़न की फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर खतरा आएगा, है ना। ऑब्वियस है, अभी कैसे आएगा ये समझ लेते हैं। एक बार और बता देता हूँ सेफ हार्बर क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ। सेफ हार्बर बेसिकली सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि it releasing intermediaries from liability for any third party information hosted by them so long as they discharge due diligence in observing their duty under the law. This safe harbor would however be lost if the intermediary had actual knowledge or received any communication among others from the government agency that their resource was being used to commit an unlawful act. See, so यहाँ पर क्या है, सेफ हार्बर के बारे में बोला जा रहा है कि फेसबुक में, ट्विटर में कई सारे लोग इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई इलीगल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाल के रख दिया है, तो इसके लिए ट्विटर या फेसबुक लायबल नहीं होगा, उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए जा सकेंगे, उन्हें इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें ये सारी चीज़ें नॉलेज नहीं है, तब अब मान लीजिए सरकार बोल रही है, उनको नॉलेज है कि ये जो है अब कंटेंट हटाना है और उसके बावजूद भी वो नहीं हटा रहे हैं, तो उनका जो सेफ हार्बर स्टेटस है वो खतरे में आ सकता है और उसे सरकार छीन भी सकती है। The basic foundational reason for safe harbor immunity has also worked parallelly in promoting free speech on the internet. Often intermediaries themselves do not have any direct interest in information disseminated by user on their phone, but should they cede to external pressure, it is the user right to free expression that is at stake. So safe harbor का अगर देखें, जो सेफ हार्बर इम्यूनिटी है, जो प्रोविज़न है, वो इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सेफ हार्बर नहीं होगा तो वायलेट होगा। अगर मान लीजिए सरकार बार बार बोल रही है ये कंटेंट हटाओ, वो कंटेंट हटाओ, तो ऐसे में क्या होगा, सरकार वो सारे कंटेंट हटाना चाहेगी जो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में हैं, और ऐसे में फ्री स्पीच का वायलेशन होगा, डेमोक्रेसी का बेसिकली वीकन होगी, ओवरऑल इंडिया को ही नुकसान होगा, है ना। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वॉइसेस है वो ख़त्म हो जाए तो सरकार को अकाउंटेबल कौन करेगा, और सरकार अकाउंटेबल नहीं रहेगी तो सरकार अब अच्छा काम नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी वेलफेयर गवर्नमेंट हो। In case of Rule 31B5, were the FCU to write to an intermediary pointing out that some information about central government on its portal was fake, the company choice would have been limited. It could have either taken down the information flagged or it could have stood up for the यूज़र्स राइट टू फ्री स्पीच, है ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एफसीयू बोल रहा है कि भाई ये हटाना है, तो दो ही चॉइस है, या तो वो कंटेंट हटा दे या तो फिर फ्री स्पीच का सपोर्ट करे, लेकिन अपना सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, वो खो दे। और ऑब्वियस है कि इंटरमीडियरी अपना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं खोना चाहेंगे एक किसी सिंगल यूज़र के लिए। सो हाई कोर्ट के जज का, जस्टिस पटेल का कहना यही है कि ऑब्वियस है यार कि अगर किसी एक का कंटेंट रिमूव करना पड़े तो इंटरमीडियरीज हमेशा जो है उसका कंटेंट ही रिमूव करेंगे, रेदर देन कि अपना सेफ हार्बर स्टेटस लूज करे। नो डाउट द ट्रेडिशनल आइडिया दैट द राइट टू फ्री स्पीच ought to build on a notion of marketplace of idea where one believes that an open clash of views would lead to correct truthful opinion coming out हैज़ इट्स लिमिटेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रेडिशनल आइडिया है राइट टू फ्री स्पीच का, जिसमें ये कहा गया है कि सारे आइडियाज़ को, सारी फ्री स्पीच को ओपनली आने दीजिए, और जब डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या जो है ट्रूथफुल ओपिनियन है, क्या करेक्ट ओपिनियन है। लेकिन इसके भी कई सारे लिमिटेशन हैं। फ्री स्पीच प्रॉपरली अंडरस्टूड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अटेंडेंट्स रिक्वायरमेंट। इट एक्सरसाइज कैन बी हैम्पर्ड अमॉन्ग अदर थिंग्स बाय people access to resources, economic and social condition and varying equation of power and authority. So जो फ्री स्पीच है ना, वो उसे बाइनरी में नहीं देख सकते
कि आपने सबको जो है फ्री स्पीच दे दी है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, पॉलिटिकल कंडीशन पे, है ना। अगर आप बहुत गरीब हैं तो आपकी कोई वैसे भी नहीं सुन रहा, है ही नहीं इंटरनेट, तो कहाँ से सोशल मीडिया में ट्विटर हैशटैग डाल डाल के कोई भी चीज़ लिख सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है फ्री स्पीच। हर किसी की नहीं सुनी जाती है, बोलने वाले तो बहुत हैं। इट इज़ नॉट अप टू एनी वन, एट लीस्ट ऑल द स्टेट, टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और टू बी टॉलरेटेड। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सभी के लिए है, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में दी गई है। इसके अलावा और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन टॉलरेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जज ऑफ बॉम्बे, है ना। तो जो भी है वो 19(2) में क्लियर कट दिया है, और उसमें जो मैटर हैं वो है डिफॉर्मेशन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो कहीं पर फेक न्यूज़ नहीं है। सो अननेसेसरली जो सरकार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लिमिट करना चाह रही है, ठीक। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो ह्यूमन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रही है, उन्हें डिग्निटी प्रोवाइड कर रही है, और उनको फ्री कॉन्साइंस और फ्री थॉट का राइट दे रही है। सो हमारे देश के लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा। So there is here no clause sanctioning a limitation on speech that is false, misleading or untrue. So कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कि फेक, मिसलीडिंग और अनट्रू इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है। हालांकि इसे ब्लॉक करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सरकार को बेहतर तरीके के रूल्स बनाने पड़ेंगे, बैलेंस रूल बनाना पड़ेगा, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेंटेन किया जा सके। सो ये बेसिकली कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इज़राइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया है, रिटेलिएट किया है, और ऑलमोस्ट 400 मिसाइल 10 मिनट के अंदर, सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल थी, फायर की गई। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इज़राइल का जो एडवांस डिफेंस सिस्टम था वो भी उस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं रहा है। सो वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या रीज़न है कि ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। October 1 ballistic missile attack on Israel mark a serious escalation in a multi-party conflict in a West Asia. So October 1 का जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है ईरान का, वो बहुत ज़्यादा सीरियस एस्केलेशन ऑफ वॉर है वेस्ट एशिया में, जहाँ पर मल्टी पार्टीज इन्वॉल्व है। द अटैक इज़ नॉट सरप्राइजिंग एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर एट होम एंड इन रीजन फ्रॉम इट्स allies to respond to repeated Israeli provocation. It was Israel that took the war straight to Iran by attacking the Iranian embassy complex in Damascus, Syria on April 1. So ये जो अटैक है ये सरप्राइजिंग था ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत दिन पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि ईरान जो है मिसाइल अटैक करने वाला है, लेकिन ईरान ने रिस्ट्रेन रखा, बहुत समय तक अटैक नहीं किया। लेकिन लगातार इज़राइल के तरफ से प्रोवोकेशन किया जा रहा था, जिसके कारण ईरान प्रेशर में था। उसके जो रीजनल अलाइज हैं उससे प्रेशर में था, और घर पे भी प्रेशर में था। घर पे जो पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, और बाकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी, क्योंकि जो ईरान है उसकी सॉवरेनिटी पे काफ़ी बार जो इज़राइल ने अटैक किया था। सो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने के कारण डोमेस्टिकली भी और रीजनली भी ईरान को जवाब तो देना ही था। अब ऐसा क्यों हुआ कि ईरान इतना प्रेशर में आया? क्योंकि इज़राइल लगातार प्रोवोकेट कर रहा था। जैसे कि सीरिया में, दमिश्कस में
ईरान की जो एम्बेसी थी वहाँ पर इसराइल ने अप्रैल 1 को अटैक किया। ईरान ने उसके 14 दिन बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्ड किया, डायरेक्ट अटैक करके, लेकिन उस समय इसराइल ऑलमोस्ट तैयार था और उनका जो रिस्पॉन्स था वो यही था कि तुम्हारी सारी मिसाइल हमने, है ना, नलीफाई कर दी है, तुम्हारी सारी जो मिसाइल है वो हमारे यहाँ तक पहुँची नहीं, हमारा एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है उसी ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके बाद जुलाई एंड में इसराइल ने कन्फ्लिक्ट को अगेन एस्केलेट किया by killing इस्माइल हनैया द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान। मतलब ईरान में जा कर के हमास के पॉलिटिकल चीफ को इसराइल ने मारा। सो कहीं ना कहीं ये वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ ईरान हो गया, उनकी जो रेपुटेशन थी उसको धक्का लगा और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके कारण उन्हें किसी न किसी तरीके से रिटेलिएट तो करना ही था। उसके बाद फिर ईरान ने थोड़े समय तक रिस्ट्रेंट दिखाया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, काफ़ी समय से रिस्ट्रेंट दिखा रहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है गाज़ा में तो वो अब जो है स्ट्राइक नहीं करेंगे। बट इसराइल नॉट ओनली कंटिन्यूड द वॉर ऑन गाज़ा बट ऑल्सो एक्सपांडेड द वॉर इन द नॉर्थ विथ हेज़बोल्ला। हेज़बोल्ला कहाँ पर, अभी हमने पढ़े थे लेबनान में, ठीक। लेबनान की टेरिटरी में हेज़बोल्ला मिलिटेंट ग्रुप है विच इज़ बैक्ड बाय ईरान। सो हेज़बोल्ला लगातार फायर कर रहा था इसराइल पे। अभी फाइनली जो इसराइल है वो लगातार स्ट्राइक कर रहा है, इवन ग्राउंड इन्वेशन भी कर दिया है उन्होंने लेबनान पे। अब बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि ये सारे के सारे जो रीजनल अलाइज हैं ये किसके रीजनल अलाइज हैं, ईरान के। अब ईरान इसको लगातार सपोर्ट कर रहा है और अब ये वक्त पे जब इसराइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है ईरान को एंटर होना ही था और फाइनली ईरान के द्वारा 1 अक्टूबर को लगातार स्ट्राइक की गई। नाउ अब जो कन्फ्लिक्ट है वो और सीरियस मोड पर पहुंच चुका है। ऑब्वियसली इसराइल दोबारा से रिटेलिएशन करेगा और हो सकता है कि फुल फ्लैज वॉर ईरान और इसराइल के बीच में शुरू हो जाए। अगर फुल फ्लैज वॉर होगी तो मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट है ये। इसराइल को यूएस का सपोर्ट है, ईरान को चाइना प्लस रशिया का सपोर्ट है। एक दिन पहले ईरान में रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, स्ट्राइक के एक दिन पहले, अटैक के एक दिन पहले। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। सो मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट है। अगर वॉर ब्रोकआउट हो जाती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना भी है और ये बहुत ही डेंजरस फेज़ है इस कन्फ्लिक्ट का। सो क्या पॉसिबिलिटी है, ईरान ऑब्वियसली डायलॉग करे इसराइल के साथ और इसराइल भी ऑन टेबल आए, नेगोशिएशन करे। कौन लेकर आ सकता है इन्हें नेगोशिएशन के लिए, चाइना लेकर आ सकता है और ऑब्वियसली यूएस आ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो रोल है उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया है, वो अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन है, जूस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो वो इसराइल के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। जो पीएम नेतन्याहू हैं वो लगातार रेड लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं। गाज़ा में भी देखें तो लगातार जो है अटैक किया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। सीज़ फायर होना चाहिए था लेकिन अभी तक सीज़ फायर नहीं हो रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं यूएस रिस्पॉन्सिबल है। अगर यूएस थोड़ा बहुत भी कंट्रोल करके रखता है इसराइल को तो आज ये हालात नहीं होते। आज वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट 1 तारीख को रात में 10-11 बजे हो रही थी और 2 अक्टूबर को हो रही थी। तो उस समय मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया था कि आज गांधी जी का जन्मदिन है और आज के दिन ही वायलेंस इतना ज़्यादा हो रहा है और इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि वर्ल्ड वॉर 3 भी आने वाले टाइम में हो सकती है। सो बेहतर यही होगा कि इस जो कन्फ्लिक्ट है उसको डी एस्केलेट करें, डायलॉग्स करें और पैलेस्टीन इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। 2 स्टेट सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। इस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारी पार्टी को मिल करके डायलॉग करके इस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ जो इम्प्लीकेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए वो अच्छे नहीं होंगे। न्यूक्लियर कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है ना। यूएस तो हो ही जाएगा, चाइना भी है, रशिया भी है, इसराइल खुद है।
हालांकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, लेकिन ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। सो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है अगर हमने इस कन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट नहीं किया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। आई फॉर आई मेक दिस वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप जो है लगातार अटैक पे अटैक करेंगे तो ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाना है। ये गांधी जी का कोट आपको याद रखना है, और इस तरह के कोट आपको यूज़ भी करना है। अगर मेंस में GS2 में भी क्वेश्चन आता है या फिर GS4 में आता है तो आप तो यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली क्लियर है।